हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी वंस अगेन विद यू। एंड आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज़ द टर्म विच इज़ यूज फॉर द फॉलोअर ऑफ जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ के फॉलोअर को एक टर्म दिया गया था, वो कौन सा टर्म था? तो वाइक्लिफ के फॉलोअर्स को लॉलार्ड्स कहा जाता है और ये एक डेरोगेटरी टर्म था। नेक्स्ट है 52, विच इंग्लिश किंग पैट्रोनाइज प्रोटेस्टेंटिज्म इन इंग्लैंड। यानी कौन सी इंग्लिश किंग ने प्रोटेस्टेंटिज्म को इंग्लैंड में पैट्रोनाइज किया, यानी संरक्षण प्रदान किया। तो प्रोटेस्टेंटिज्म को इंग्लैंड में संरक्षण देने वाले थे हेनरी एट्थ, यानी उन्हीं की देखरेख में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ये जो प्रोटेस्टेंटिज्म है ये स्टार्ट हुआ था इनके ही सामने। नेक्स्ट है 53, वाइक्लिफ बाइबल इज द नेम नाउ गिवन टू अ ग्रुप ऑफ बाइबल ट्रांसलेशन इनटू मिडिल इंग्लिश दैट were made under the direction of John Wycliffe. These translations appeared over a period from approximately, ठीक है, जॉन वाइक्लिफ के अंडर ये जो ट्रांसलेशन का वर्क शुरू हुआ था बाइबल का, ये किस टाइम पर हुआ था? 1382 टू 1395 में ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है 54, लोलार्डी ऑल्सो नोन एज लोलार्डिज्म और द लोलार्ड मूवमेंट। लोलार्डी को ही लोलार्डिज्म और लोलार्ड मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। वॉज ए प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रिलीजियस मूवमेंट, जो कि एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रिलीजियस मूवमेंट था दैट एग्जिस्टेड फ्रॉम द मिड 14th सेंचुरी अंटिल द 16th सेंचुरी इंग्लिश रिफॉर्मेशन, जो कि 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ और 16th सेंचुरी तक ये कंटिन्यू रहा था। इट वॉज इनिशियली लेड बाय, जिसकी शुरुआत की गई थी, अ रोमन कैथोलिक थियोलॉजियन हु वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन 1381 फॉर क्रिटिसिज्म ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। ठीक है, तो ये जॉन वाइक्लिफ थे जिन्होंने ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रिलीजियस मूवमेंट था जिसे लेड किया था। 14th सेंचुरी में इन्होंने स्टार्ट किया था, जो कि फिर 16th सेंचुरी तक चला, जो कि थियोलॉजियन थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे। ठीक है, तो इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज किया था, इसकी वजह से इन्हें इस यूनिवर्सिटी से डिसमिस कर दिया गया था, इसीलिए इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है 55, पायर्स प्लोमैन रिटन 1370 टू 90 इज़ अ मिडिल इंग्लिश एलोगरिकल नैरेटिव पोइम। ठीक है, जो पायर्स प्लोमैन है मिडिल इंग्लिश एलोगरिकल नैरेटिव पोइम है, जो किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी विलियम लैंगलैंड के द्वारा, जो कि जॉफ्री चौसर के कंटेम्परेरी पोइट माने जाते हैं। नेक्स्ट है 56, द कैंटरबरी टेल्स is a collection of 24 stories that run to over 17,000 lines written in Middle English by dash between 1387 and 1400। ठीक है, तो कैंटरबरी टेल्स क्या है? 24 स्टोरीज का एक कलेक्शन था। ये जो वर्क था मिडिल इंग्लिश का बहुत पॉपुलर वर्क है, जिसके राइटर हैं जॉफ्री चौसर। ठीक है, जो कि मिडिल एज के सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर हैं, जिसमें टोटल जो लाइंस थी वो थी 17,000, लगभग 17,000 इसमें इस वर्क में उनकी लाइंस थी। नेक्स्ट है 57, कन्फेसियो अमेंटिस द लवर कन्फेशन इज अ 33,000 लाइन मिडिल इंग्लिश पोएम। ठीक है, ये भी एक मिडिल इंग्लिश पोएम है जिसमें 33,000 टोटल लाइन्स थी। कन्फेसियो एम मेंटिस जॉन गोवर का वर्क है ये। नेक्स्ट है 58, लिमोर्टी द आर्थर इज ए 15th सेंचुरी मिडल इंग्लिश प्रोज रिवर्किंग बाय डैश ऑफ टेल्स अबाउट द लेजेंडरी किंग आर्थर। ठीक है, तो ये वर्क था सर थॉमस मैलरी का। नेक्स्ट है 59, लिटर्जी रेफर्स टू द कस्टमरी पब्लिक वर्शिप
परफॉर्म्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप। लिटर्जी प्लेज वर परफॉर्म्ड बाय, ये जो प्ले थे लिटर्जी प्ले, ये किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते थे? तो ये पहले चर्च में ही परफॉर्म होते थे, चर्च पीपल्स के द्वारा ही ये परफॉर्म किए जाते थे। नेक्स्ट है 60, इन विच एज मिरेकल प्लेज वर रिप्रेजेंटेड, किस एज में मिरेकल प्लेज को रिप्रेजेंट किया गया था? 15 एंड 16 सेंचुरी। नेक्स्ट है 61, व्हाट वाज रिप्रेजेंटेड इन दी मिरेकल प्लेज, मिरेकल प्लेज में क्या दिखाया जाता था? लाइफ ऑफ सेंट, लाइफ ऑफ सेंट, लाइफ ऑफ मार्टायर्स, ठीक है, जो सेंट्स लोग होते हैं उनके जीवन के बारे में इसमें दिखाया जाता था। नेक्स्ट है 62, अ मिरेकल प्लेज रिप्रेजेंट अ रियल और फिक्सियस अकाउंट ऑफ द डैश ऑफ ए सेंट, ठीक है। तो जो मिरेकल प्लेस थे उनमें बेसिकली जो सेंट होते हैं उन्हीं की लाइफ के बारे में दिखाया जाता था। तो ये चाहे वो रियल इंसिडेंट हो या फिक्सियस हो, लेकिन वो होती किसके बारे में थी? एक सेंट की लाइफ के बारे में, उसके मिरेकल्स क्या क्या उसने अपनी लाइफ में, मतलब उसकी लाइफ कैसी थी, उसने अपने जीवन में क्या क्या मिरेकल्स किए, क्या क्या चमत्कार दिखाए, और उसका जो मार्टायरडम था उसको ही इसमें दिखाया जाता था, वो चाहे फिर रियल हो या फिर फिक्सियस हो। नेक्स्ट है 63, इन इंडिया विच टाइप ऑफ मिरेकल प्लेज आर परफॉर्म, इंडिया में किस टाइप के मिरेकल प्लेज दिखाए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं? तो जैसे रामलीला, कृष्ण लीला, रास लीला, ये जो प्ले होते हैं ये एक टाइप से मिरेकल प्लेज होते हैं जो इंडिया में परफॉर्म होते हैं, जिसमें रामचंद्र भगवान जो थे हमारे, उनका जीवन के बारे में दिखाया जाता है। फिर उन्होंने मतलब क्या क्या मिरेकल दिखाए, किस तरीके के उन्होंने मतलब अपनी लाइफ में जो मिरेकल किए वो सब इसमें दिखाया जाता है, ठीक है। और उन्होंने किस तरह से मतलब महान उनके जो कार्य थे, रावण को कैसे मारा, ये सारी चीज़ें तो वही बिल्कुल जैसे सेंट लोग करते थे। सेंट को भी बेसिकली जो ईसाई धर्म है उसमें भगवान का अवतार माना जाता था। तो जो सेंट लोग होते थे फिर वो क्या क्या उन्होंने चमत्कार किए, वो सारा फिर इन प्ले के माध्यम से वहाँ इंग्लैंड में दिखाया जाता था। नेक्स्ट है 64, वेयर द मिरेकल प्लेज व परफॉर्म इन द बिगनिंग, तो स्टार्टिंग में ये जो प्ले थे मिरेकल प्लेज, यहाँ कहाँ पर ये परफॉर्म किए जाते थे बेसिकली? तो ये चर्च के अंदर ही परफॉर्म होते थे, लेकिन बाद में फिर ये बाहर फिर और बाहर होने लगे, लेकिन स्टार्टिंग इनकी चर्च से ही हुई थी। नेक्स्ट है 65, हु वर एक्टेड इन द मिरेकल प्लेस, ठीक है। तो चर्च में ये परफॉर्म होते थे, और इनमें जो मतलब एक्टिंग करने वाले लोग भी चर्च के ही होते थे, यानी चर्च मैन ही होते थे जो इन प्लेस के अंदर एक्टिंग करते थे, सो चर्च मैन। नेक्स्ट पॉइंट है 66, हुज लाइफ वॉज वर मोस्टली रिप्रेजेंटेड इन मिरेकल प्लेस, तो किसकी लाइफ इसमें ज़्यादातर मोस्टली दिखाई जाती थी मिरेकल प्लेस में? तो वर्जिन मैरी, सेंट निकोलस पोप, ये सारे क्या हैं? सेंट हैं जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है, इन्हीं की लाइफ को इसमें दिखाया जाता था। नेक्स्ट है 67, मिस्ट्री प्लेस डील विद, जो मिस्ट्री प्लेस थे वो क्या मतलब वो किससे रिलेटेड होते थे? तो बिब्लिकल सब्जेक्ट, यानी कि जो मिरेकल प्लेस हैं उनकी जो थीम थी वो सेंट से रिलेटेड होती थी, यानी कि जो सेंट लोग हैं उनकी लाइफ क्या, उनका मिरेकल क्या हुए उनकी लाइफ में, उनका मार्टायरडम क्या था, ठीक है। एंड मिस्ट्री प्लेस जो थे उसमें क्या था? बिब्लिकल, यानी उसकी जो थीम होती थी वो बाइबल से ली गई होती, मतलब बाइबल पर बेस्ड होती थी। नेक्स्ट है 68, हु बैंड इंग्लिश मिरेकल प्लेस, कौन था जिसने इंग्लिश मिरेकल प्लेस को बैन किया? ठीक है, तो ये हेनरी एट थे। हेनरी एट्थ को प्रॉब्लम थी रोमन कैथोलिक चर्च, उनके रूल रेगुलेशन से, और बेसिकली उन्होंने ये प्ले स्टार्ट किए थे क्योंकि वो जो इलरिटेड पीपल हैं उन तक वो अपने जो ये जो ये जो रूल्स थे उनके ईसाई धर्म के वो पहुंचाना चाहते थे, है ना। लेकिन हेनरी एट्थ को इससे बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि इसमें बहुत से रूल इतने ज़्यादा मतलब सख्त थे जिनका पालन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो उन्हें इससे प्रॉब्लम थी, इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म का जो है समर्थन किया, और बाद में फिर उन्होंने एक एक्ट के द्वारा इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था इंग्लैंड से, और ख़ुद को ही सुप्रीम घोषित भी किया था, और उन्होंने ही मिरेकल प्लेस को बैन किया था। ओके, नेक्स्ट है 69, व्हाट इज़ द अदर नेम
ऑफ मॉरलिटी प्लेस, जो मॉरलिटी प्लेस थे उनको हम और किस नाम से जानते हैं, तो हम उन्हें इंटरल्यूड्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 70, विच टाइप ऑफ प्लेस वर मॉरलिटी प्लेस। ठीक है, अभी हम जो ऊपर पढ़ रहे थे वो मिरेकल प्लेस थे, अब हम ये बात कर रहे हैं, हम मॉरलिटी प्ले की कर रहे हैं। तो जो मॉरलिटी प्ले थे वो किस टाइप के प्ले होते थे, तो बेसिकली ये एक टाइप से एलेगरी होते थे। नेक्स्ट है 71, इन विच सेंचुरी मॉरलिटी प्ले डेवलप, ये कब डेवलप हुए, किस सेंचुरी में, सो अराउंड 15th सेंचुरी मॉरलिटी प्लेस आर डेवलप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, हाउ मैनी सिंस वर रिप्रेजेंटेड इन मॉरलिटी प्लेस, मॉरलिटी प्लेस में कितने सिंस को दिखाया जाता था, तो टोटल ये 7 सिंस होते थे जिन्हें मॉरलिटी प्ले में दिखाया जाता था, क्योंकि मॉरलिटी प्ले एक तरह के एलोगरी प्ले होते थे। ठीक है, जो प्रतीकात्मक प्ले होते हैं जिसमें कोई मतलब ठीक है सिंबल के रूप में ये जो 7 सिंस हैं इन्हें दिखाया जाता था। तो ये 7 सिंस कौन कौन से होते थे, तो ये वही जो हमारे हिंदी में भी मतलब इंडिया में भी होते हैं, वही क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, ये जो सारे 7 सिंस हैं वही इंग्लिश में भी हैं वही, जैसे दीज आर लस्ट, ग्लूटनी, ग्रीड, लालच, स्लॉथ यानी आलस, रेथ मानी गुस्सा होता है, एनवी है ना, प्राइड। तो ये सारे 7 सिंस थे जो कि मॉरलिटी प्लेस के अंदर दिखाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है 73, विच टाइप ऑफ प्ले इज एवरी मैन, तो एवरी मैन कौन किस टाइप का प्ले है, तो एवरी मैन एक मॉरलिटी प्ले है। ठीक है, मॉरलिटी प्ले। नेक्स्ट है 74, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टर दैट अकर इन एवरी मैन, कौन से करेक्टर, जो ये जो प्ले है ना एवरी मैन, इसके करेक्टर्स हैं एवरी मैन, मैसेंजर, गॉड, डेथ, फेलोशिप, किंड्रेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टर्स दैट अकर इन एवरी मैन, एवरी मैन ये जो प्ले था ना मॉरलिटी, इसमें कौन कौन से करेक्टर थे उनका ये जो है लिस्ट है, जैसे एवरी मैन, मैसेंजर, गॉड, डेथ, फेलोशिप, है ना, काइंड्रेड, कजिन, गुड्स, बेवल्फ, गुड डीड्स, विजडम, कन्फेशन, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, डिस्क्रेशन, 5 विट, एंगल, डॉक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट है 75, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विट, विट का क्या मतलब होता है, तो विट का मतलब वैसे तो बुद्धि है, बुद्धि से है, यानी कि ऐसी बुद्धि जो हर किसी के पास नहीं होती। ठीक है, हर किसी मतलब बुद्धि कई प्रकार की होती है, एक होती है सामान्य बुद्धि, एक होती है स्पेशल बुद्धि। ठीक है, तो सामान्य बुद्धि सबके पास होती है, सामान्य से जो अलग होती है वो होती है विट, है ना, तो ऐसे लोग स्कॉलर की कैटेगरी में आते हैं। तो बेसिकली ये एक 16th सेंचुरी में एक ग्रुप ऑफ पोइट था जिसे जो यूनिवर्सिटी से पास आउट थे, इसीलिए उनको स्कॉलर की कैटेगरी में रखा जाता था, तो उन्हें एक फ्रेज़ दिया था यूनिवर्सिटी विट। ठीक है, यूनिवर्सिटी इसका मतलब इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्कॉलर है। जैसे क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश फ्रॉम कैम्ब्रिज, ये तीनों लोग कैम्ब्रिज से थे, एंड जॉन लेली, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पीले फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, ये तीन है ना ऑक्सफोर्ड से ऑक्सफोर्ड, ये तीन है ना ऑक्सफोर्ड से थे। थॉमस किड ऑल्सो समाइम इंक्लूड इन द ग्रुप, दो ही वॉज नॉट फ्रॉम एनी ऑफ द एबव मेंशन्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, लेकिन ये 6 लोग थे जो यूनिवर्सिटी से थे, एंड 7 नंबर पर थे थॉमस किड, जो किसी यूनिवर्सिटी से तो नहीं थे लेकिन इन्हें भी ठीक है यूनिवर्सिटी विट या फिर स्कॉलर की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, हु प्रिपेयर अ सॉलिड ग्राउंड फॉर शेक्सपियर, शेक्सपियर के लिए एक सॉलिड ग्राउंड बनाकर किसने दिया था, तो यूनिवर्सिटी विट प्रिपेयर्ड ए सॉलिड ग्राउंड फॉर शेक्सपियर, ये यूनिवर्सिटी विट थे जिन्होंने शेक्सपियर को एक बेस दिया था, क्योंकि इन्हीं के वर्क्स को पढ़ के लिख कर ही शेक्सपियर को वो नॉलेज आ गई, जिसके बाद उन्होंने अपने प्ले लिखना शुरू किया, और इन्हीं के वर्क से ही इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सोर्स जो है ली थी। नेक्स्ट है 77, हु वॉज द लीडर ऑफ
यूनिवर्सिटी विट। ये स्कॉलर का जो ग्रुप था, इसके लीडर कौन थे? तो इसके लीडर थे क्रिस्टोफर मार्लो। Christopher Marlowe, 1564-1593, was an English playwright, poet, and translator of the Elizabethan era. By age 14, Marlowe attended the King's School, Canterbury, on scholarship, and 2 years later, Corpus Christi College, Cambridge, where he also studied on scholarship and received his Bachelor of Art degree in 1584. तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास आउट थे और इनका जो जन्म है वो 1564 में हुआ था, सेम ईयर एज विलियम शेक्सपियर। लेकिन इनकी जो डेथ है वो बहुत जल्दी हो गई थी क्योंकि इनका मर्डर हुआ था, 29 की एज में ही इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है 78, among university wit who were the member those took his education from Cambridge University। ठीक है, यूनिवर्सिटी विट मेंबर में से कौन से मेंबर्स थे वो जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन ली थी? तो ये 3 थे, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश, ऑल ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज। ये तीनों की तीनों कैम्ब्रिज से पास आउट थे। जबकि 3 ऑफ विट, जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पील वर ग्रेजुएट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बाकी के जो 3 थे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे। क्वेश्चन नंबर 80, विच राइटर समटाइम्स कंसीडर एज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट। इनमें से कौन से राइटर है जिसे यूनिवर्सिटी विट कंसीडर किया जाता है? वैसे वो है नहीं, थॉमस किड थे वो जिन्हें यूनिवर्सिटी विट माना जाता है, बट वो किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं थे। नेक्स्ट है 81, हु रोड दी प्ले डॉक्टर फोस्टस। डॉक्टर फोस्टस प्ले किसने लिखा था? सो क्रिस्टोफर मार्लो रोड दी प्ले डॉक्टर फोस्टस। ये उनका बहुत ही फेमस प्ले है। बाकी ठीक है, इसके अलावा उन्होंने 6 प्ले और लिखे थे जो चाहे वो खुद ने अकेले लिखे हों या फिर किसी के कोलैबोरेशन में लिखे हों। तो वो 6 प्ले की लिस्ट ये है: जीडो क्वीन ऑफ कार्थेज, को रिटन विथ थॉमस नैश के साथ, मतलब कोलैबोरेशन है ये उनका। टम्बरलेन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये उन्होंने खुद से लिखा था। द ज्यू ऑफ माल्टा, द ज्यू ऑफ माल्टा जो है विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, है ना, उसकी सोर्स उन्होंने यहीं से ली थी। डॉक्टर फोस्टस, एडवर्ड सेकंड एंड द मैसेकर एट पेरिस, ये 6 के 6 प्ले हैं जो लिखे गए थे क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। नेक्स्ट है 82, हु रोड द प्ले अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर किसके द्वारा लिखा गया? थॉमस नैश रोड द प्ले अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, जो कि एक पिकार्स क्यू नोवेल है। ठीक है, अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, ये इसका सबटाइटल है, और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 83, हु रोड दी प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी किसने लिखा था? ये थॉमस किड ने लिखा था। ठीक है, जिसके बाद इंग्लिश लिटरेचर में एक नई जॉनरा एस्टेब्लिश हुई, रिवेंज प्ले और रिवेंज ट्रेजेडी, जिस पर कि जो विलियम शेक्सपियर हैं उनका हैमलेट प्ले बेस्ड है। इसका भी सबटाइटल है हाइरोनिमो इज मेड अगेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट फॉलोड द जॉनर फाउंडेड इन इंग्लिश बाय थॉमस किड्स प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी। यानी कि जो शेक्सपियर का प्ले हैमलेट है वो उस जॉनरा को फॉलो करता है जो फाउंडेड की गई थी इंग्लिश लिटरेचर में थॉमस किड का जो प्ले है द स्पेनिश ट्रेजेडी के माध्यम से। यानी स्पेनिश ट्रेजेडी के बाद ही इंग्लिश में एक नई जॉनरा एस्टेब्लिश हुई जिसे हम रिवेंज प्ले और रिवेंज ट्रेजेडी के नाम से जाने जाते हैं। तो शेक्सपियर का जो प्ले हैमलेट है वो भी एक रिवेंज ट्रेजेडी है। नेक्स्ट है 85, हु यूज द टर्म यूनिवर्सिटी विट फर्स्ट। सबसे पहले इस टर्म को यूज़ करने वाले कौन थे? यूनिवर्सिटी विट, यानी कि इसको यूज़ किया था जॉर्ज सैंटबरी ने, जो कि एक जर्नलिस्ट थे और एक ऑथर थे इन 19th सेंचुरी। ठीक है, स्कॉलर्स ये कब थे? ये 16th सेंचुरी में थे। जब ये जिंदा थे ये लोग, तब इनको ये टर्म नहीं दिया गया था। ये 19th सेंचुरी में एक मॉडर्न जर्नलिस्ट के द्वारा ये नाम उन्हें दिया गया था, जॉर्ज सैंटबरी के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, इट इज़ एन ओल्ड सेइंग इफ देयर इज़ नो मार्लो देयर इज़ नो शेक्सपियर। यानी कि एक पुरानी कहावत है कि अगर मार्लो ना होते तो शेक्सपियर भी ना होते, क्योंकि जो एक बैकग्राउंड था, एक जो ग्राउंड बनाकर तैयार किया था शेक्सपियर
को वो यूनिवर्सिटी विट ने ही किया था, तो उनमें से जो प्रमुख थे वो थे मार्लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, ऑफ विच प्ले शेक्सपियर टुक द प्लॉट ऑफ हिज फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट। अपनी फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट का प्लॉट जो है विलियम शेक्सपियर ने कहाँ से लिया था? तो रोज़लिंड से उन्होंने इसका प्लॉट लिया था, जिसे 1590 यानी 1590 में थॉमस लॉज के द्वारा लिखा गया था। यहीं से इन्होंने अपने प्ले एज यू लाइक इट का प्लॉट लिया था, जिसे पब्लिश कराया गया था फर्स्ट फोलियो में 1623 और लिखी गई थी ये 1599 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, ऑफ विच प्ले शेक्सपियर टुक द प्लॉट होगा, यहाँ पे पॉट नहीं है, ये POT लिखा है। ऑफ हिज फेमस प्ले द विंटर टेल, यानी विंटर टेल का प्लॉट कहाँ से लिया था? विलियम शेक्सपियर ने। सो पैंडोस्टो से लिया था, जो कि रॉबर्ट ग्रीन का वर्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, विच प्ले इंस्पायर्ड शेक्सपियर टू राइट द प्ले रिचर्ड सेकंड। सो रिचर्ड सेकंड ही है यहाँ पर, रिचर्ड सेकंड, द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग रिचर्ड द सेकंड, commonly called Richard II, is a history play by William Shakespeare believed to have been written around 1595. It is based on the life of King Richard II of England, rule 1377 to 1399. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, विच एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड नेस्ट ऑफ सिंगिंग वर्ड। ठीक है, कौन सा एज है इंग्लिश लिटरेचर का जिसे नेस्ट ऑफ सिंगिंग वर्ड के नाम से जाना जाता है? सो दिस इज एलिजाबेथन एज। नेक्स्ट है 91, हु इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में मतलब सोनेट को इंट्रोड्यूस कराने वाले कौन थे? सो दिस इज सर थॉमस याच, हु इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, हु सिंप्लीफाइड द पैटर्न ऑफ इटालियन सोनेट एंड इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड। ठीक है, जो इटालियन सोनेट थी उसका जो पैटर्न था थोड़ा हार्ड था, उसके पैटर्न को सिंप्लीफाइड करने वाले थे हेनरी हॉवर्ड। ठीक है, जो इटालियन सोनेट थी यानी जिसे पिटारकन सोनेट के नाम से जाना जाता है, उसे इंग्लिश सोनेट बनाने वाले हेनरी हॉवर्ड थे। उन्होंने इसको उसके पैटर्न को चेंज किया था बेसिकली। नेक्स्ट है 93, हु वॉज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड सोनेटियर ऑफ द एलिजाबेथन एज। यानी कि सोनेटियर एलिजाबेथन एज के फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड सोनेटियर कौन माने जाते हैं? सो Philip Sidney was the first recognized sonneteer of the Elizabethan age. नेक्स्ट है 94, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ फिलिप सिडनी सोनेट। फिलिप सिडनी का जो सोनेट था, उन सोनेट कलेक्शन था, उसका नाम क्या था? तो इनके कलेक्शन का नाम था एस्टोफल एंड स्टेला। सोनेट कलेक्शन का नाम था एस्टोफल एंड स्टेला। Probably composed in 1580, Philip Sidney, Astrophel and Stella is an English sonnet sequence containing 108 sonnet and 11 song. The name derives from two Greek words, Astor and Phil. Phil का मतलब होता है lover and Astor का मतलब होता है star, in star lover, and the Latin word Stella meaning भी star होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द कलेक्शन ऑफ सोनेट ऑफ स्पेंसर। स्पेंसर के सोनेट कलेक्शन का या फिर सीक्वेंस का नाम क्या था? तो इनके सीक्वेंस का नाम था एमोरेटी, जिसमें कि 88 सोनेट का कलेक्शन था। ठीक है, जो कि मोस्ट पॉपुलर हैं अपने वर्क द फेरी क्वीन के लिए, जो कि उनकी एक एपिक पोएम है और सब फैंटास्टिकल एलोगरी भी है। ये जो सीक्वेंस है स्पेंसर का 16th सेंचुरी, द सीक्वेंस डिस्क्राइब हिज कोर्टशिप एंड इवेंचुअल मैरिज टू एलिजाबेथ बॉयली। ठीक है, वो कोर्टशिप और उनकी मैरिज जो हुई थी एलिजाबेथ बॉयली के साथ, उसको ये डिस्क्राइब करता है। द वॉल्यूम इंक्लूडेड द सीक्वेंस ऑफ 89 सोनेट। बेसिकली इसमें 88 और कहीं कहीं पर 89 सोनेट दे रखी हैं। तो ये कलेक्शन था 88 सोनेट का, जिसमें मतलब कोर्टशिप को दिखाया गया है और उनकी शादी जो हुई थी एलिजाबेथ बॉयली से, उसको ये इसमें दिखाया गया है। 96 है, व्हाट वाज द राइमिंग पैटर्न ऑफ द स्पेंसरियन सोनेट। इनकी जो सोनेट थी यानी स्पेंसर की जो सोनेट थी, उनका राइमिंग पैटर्न था AB BC BC CD CD EE। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, हु रोड द कलेक्शन ऑफ द सोनेट टाइटल आइडियाज मिरर। ठीक है, एक और कलेक्शन लिखा गया था बेथन एज में, जो लिखा था माइकल
ड्राइटन ने, जिसका नाम है आइडियाज़ मिरर। ठीक है, माइकल ड्राइटन 1563 163 हैज़ Michael Drayton 1563 to 1631 has composed Ideas Mirror 1594, later reworked as Idea 1619, a collection of 73 sonnet। इसमें है ना 73 सोनेट हैं, जिसे पहले 1594 में आया और बाद में उन्होंने 1619 में इसे दोबारा से रीवर्क किया था इसमें। फिर ये जो सोनेट हैं वो 73 हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 98, हाउ मैनी सोनेट शेक्सपियर कंपोज्ड? कितनी सोनेट्स शेक्सपियर ने कंपोज की थी? सो ऑफ कोर्स 154, एवरीबडी नोज 154 सोनेट्स कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 99, टू होम शेक्सपियर डेडिकेटेड मोस्ट ऑफ हिज सोनेट? तो उन्होंने अपनी जो ज़्यादातर सोनेट है वो किसको डेडिकेट की थी? मिस्टर डब्ल्यू.एच को। 1 से लेकर 126 तक डब्ल्यू.एच, एंड रिमेनिंग सोनेट उन्होंने डेडिकेट की थी डार्क लेडी को। टू होम शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज रिमेनिंग सोनेट 127 to 152 आफ्टर मिस्टर डब्ल्यू.एच। ठीक है, डार्क लेडी को बाकी की सोनेट्स। एंड 2 सोनेट्स थी उनकी, यानी 53 और 54, वो उन्होंने क्यूपिड को डेडिकेट की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट? ए बी सी डी ई एफ जी जी। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।